ये लास्ट मीटिंग में दो हमारे मेरे से क्वेश्चन हुए थे। एक पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास एंगल 120 डिग्री हो तो इस 120 डिग्री में दो केसेस हैं। अब देखें, अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, क्योंकि कॉस 60 और कॉस 120 सेम वो वैल्यूज देती हैं। ठीक है, तो ये बात तब है जब हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तब हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो जब दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 5 हो, यानी कि दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके दरमियान एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, तब उनका जो रिजल्टेंट है वो भी हमें फिर 5 ही मिलेगा, 5 से ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात अब अप्लाई होगी जब हमारे पास दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और कॉस 120 पुट कर देना, तब भी यही आंसर आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। और अगर आपने कॉस 60 पुट करे तब यही आंसर आता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो फिर इससे आपने वो वैल्यूज पुट करके आपने आंसर मालूम कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन था कि नल वेक्टर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो नल वेक्टर मैंने बताया कि दो वेक्टर्स अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तब उनका आंसर नल वेक्टर आता है, या अगर एक वेक्टर है उसी के नेगेटिव वेक्टर को आप ऐड कर दो उसमें, तब उसके जो आंसर है वो नल वेक्टर आएगा। नल का मतलब है कुछ नहीं होता उसमें, नथिंग, कोई मतलब है उसका आंसर बिल्कुल खत्म, वो है ही कोई नहीं आंसर उसका, ये मतलब है। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पर 5 मीटर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रही हैं इन दिस डायरेक्शन, कार है एक, और यहाँ पर आप 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो 5 - 5, इसका आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि नल वेक्टर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। अब आप देखें, ये जो कार है ये कहीं पे भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, ये ना इस डायरेक्शन में जाएगी ना इस डायरेक्शन में जाएगी, ये जहां पे खड़ी है उसी जगह पर ही खड़ी रहेगी। तो हम इसलिए इसका बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। अब हमने आर्बिट्रेरी का वर्ड क्यों यूज किया, आर्बिट्रेरी का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने इसको वेक्टर बनाना था। तो जब आपने इसको वेक्टर बनाना था तो वेक्टर बनाने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़नी थी। तो अगर हम इसको डायरेक्शन असाइन कर देते तो फिर तो हमारा सारा कंसेप्ट गलत हो जाना था। अगर हम इसको डायरेक्शन ईस्ट के असाइन कर देते, लेकिन यहाँ कार जो वो इसकी तरह मूव ही नहीं कर रही। अगर इससे नल वेक्टर की डायरेक्शन को हम वेस्ट असाइन कर दे तो कार तो वेस्ट की तरफ जा ही नहीं रही, कार तो जगह पे खड़ी है। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, नल वेक्टर को हमने वेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड उसको 0 आ गई, अब उसको हमने वेक्टर बनाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत थी। तो डायरेक्शन हमने क्या उसको असाइन कर दिया, हमने बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, यानी कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि यहाँ पर इस केस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो ये जस्ट इसको वेक्टर बनाने के लिए ये हमने आर्बिट्रेरी का वर्ड यूज किया था। जैसे कि आप यूनिट वेक्टर्स आप देखती हैं, अब जो यूनिट वेक्टर्स है उनकी जो मैग्नीट्यूड वो क्या होती है, 1 होती है। तो उनको वेक्टर बनाने के लिए हमने उनके साथ क्या कर दिया, हमने उसकी साथ में डायरेक्शन को भी असाइन कर देते हैं। नहीं सॉरी, जो यूनिट वेक्टर होते हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डायरेक्शन देना। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन देना। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, तो हमें इसको वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर के लिए दो चीजें होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन तो दे रहा है अलोंग एक्स एक्सेस या अलोंग वाई एक्सेस या अलोंग जी एक्सेस है, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं थी। तो हमने फिर क्या किया, हमने एक ऐसी मैग्नीट्यूड का इंतखाब किया कि जिसके होने से कोई फर्क आंसर पे ना पड़े। तो वो क्या थी मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड थी 1। तो ये साथ हमने क्या कर यानी इसे 1 को इसके साथ मिला दिया, तो ये दोनों चीजें जब मिल गई तो फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर बन गया। हालांकि यूनिट वेक्टर को वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये इसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, लेकिन इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने साथ में बोल दिया कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि 1 जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तब हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो नल वेक्टर, इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। इस केस में इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इस केस में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। तो जहां पर डायरेक्शन थी और वहां पर हमने मैग्नीट्यूड 1 ऐड कर दी, जहां पे मैग्नीट्यूड थी डायरेक्शन हमने आर्बिट्रेरी ऐड कर दी।
तो आप जो बात बताएं, ये बात क्लियर है? जब आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तब उसकी मैग्नीट्यूड, नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो ही होती है। लेकिन इसको वेक्टर बनाने के लिए हम उसके साथ बता देते हैं कि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर स्केलर नहीं आ सकता। मसला ये है कि जितने भी हमने केसेस पढ़े कि वहां पर हमेशा अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करती हैं या सब्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट मीटिंग में हमने देखा कि वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट होती है। वेक्टर्स में तो सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। और सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 5 + 8 का आंसर क्या आता है? 13 आता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स की दुनिया में 5 + 8 का आंसर 3 भी आ सकता है, 5 + 8 का आंसर 4 भी आ सकता है, 5 + 8 का आंसर 5 भी आ सकता है। यानी कि वेक्टर्स की दुनिया और स्केलर की दुनिया डिफरेंट है। तो जब आप वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर वेक्टर ही आना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास नल आता है, यानी जीरो आता है। अब चूंकि ये एक नंबर है, इसको हमने वेक्टर बनाना था, क्योंकि बाकी अगर इसको वेक्टर ना बनाते तो फिर जो बाकी सारे वेक्टर्स हैं वो उसका जो रोल है वो खराब हो जाना था। तो हमने रूल को वो सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने इस केस में हमने वेक्टर का निशान लगा दिया और साथ में इसके डायरेक्शन हमने आर्बिट्रेरी असाइन कर दी, बिल्कुल यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन की तरह। तो ये कंडीशन लिखी हुई है कि इक्वल वेक्टर्स हो तो उसके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं लेकिन उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है तब वो इक्वल होंगे, अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। ये मैंने बता दिया, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना। और मैथमेटिकली इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर और डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो हम आई जे के यूज करते हैं। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल हो तो यहाँ पे हम जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्स, और यहाँ पर भी आई और जे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है, वो जस्ट वो मतलब है मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए यूनिट वेक्टर में हम लगाएंगे। यहाँ पर हम आई जे के यूज नहीं करेंगे। आई जे की हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें हम आई जे के यूज करते हैं। अगर कोऑर्डिनेट नहीं है, सिंपल ये वेक्टर वो एक्ट कर रहा है किसी सरफेस पे, इसकी डायरेक्शन होगी ये, और एक और वेक्टर है वो भी एक्ट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए फिर हम क्या करेंगे, बी यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होता है कि किसी सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम ये एन और उसके ऊपर ये डॉट निशान लगा देते हैं, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर को शो करता है। ये किसी भी सरफेस का हमेशा क्या होता है, पैरेलल वो परपेंडिकुलर होता है। उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर को हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अब देखे हुए ये एडिशन में मैं ये आज फर्स्ट मीटिंग का जो पहला क्वेश्चन था वहां पर हमने ये किया था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर कहाँ पे इक्वल होता है, 90 डिग्री पे। तो ज़ाहिर है जो उनका यूनिट वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी 90 डिग्री पे ही इक्वल होगी। अगर यहाँ पर ये सिंपल है, वो मैथमेटिक्स है कि ये हमारे पास है वेक्टर है, उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए पेपर में अब ये सॉल्व करने वाला है, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन पेपर में वो आपको लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, आपको इजी क्वेश्चन देगा। तो आप इसको अपने माइंड में भी आप इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर 5 सेकंड में आ सकता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हम कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते तो वो उस क्वेश्चन को सिंपल रखेगा, वो ज्यादा कोई मुश्किल आंसर है वो क्वेश्चन बना के नहीं देगा, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा। तो यहाँ पर हम सिंपल भी हम अगर जिसको फार्मूला आता होगा वो बोलेगा ये के ये वैसे रहेगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, वो आंसर आ गया 3 का स्क्वायर, वो इस पे टिक कर देगा। तो पेपर बनाने वाला भी इस चीज का ध्यान रखता है कि वो कोई ऐसी हमें कैलकुलेशन नहीं देगा कि जो फिजिक जो इंसानी तौर पे नामुमकिन हो, क्योंकि हमने हमारे पास कैलकुलेटर तो होना नहीं है।
इसलिए हमें वही वो हमें चीजें देगा कि जो फिजिकली पॉसिबल हैं। पार्ट ऑफ अ वेक्टर 6i माइनस इन वाई जी प्लेन। तो ज़ाहिर वाई जी प्लेन में तो हमारे पास क्या होंगे, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास ये आंसर होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये मैथमेटिकल हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसका अपोजिट है, ये एमसीक्यू आता है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, तो उसका आंसर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि एडिशन में आप क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं, रेजोल्यूशन में आप क्या करते हैं, वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं। तो ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैंने जैसे बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कुछ भी हो सकता है। इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो आप इनफाइनाइट वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकती हैं। ये की पॉइंट्स, रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मिनिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स आर 2 और मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर पे आ जाए तो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम हमारे पास 3 होंगे। विच वेक्टर कैन बी कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वही होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो आपने तीनों को ऐड करें, यहाँ पर अगर तीनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 3, 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 1 नहीं आता, तो यहाँ पर भी 1 नहीं आता, यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर रूट आता है। लेकिन जब अब इनको ऐड करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो जब आप उसका फिर आप क्या करेंगे, उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे कि 1/3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो इसी तरह 1/3 के स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाती हैं, तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर भी 1/3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और जब आप इसको करेंगे, इसका स्क्वायर वो सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। A force of 10 Newton making angle 30 degree with y axis, then its y component is। तो अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, एफ एक्स। तो आपने सिंपल पढ़ा कि एफ एक्स क्या होता है, एफ cos थीटा, और हमारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, और cos 30 लगा देना है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लें तो वो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई हमारा पॉजिटिव होता है, और इसका जो रिजल्टेंट है उसको निकालने का ये फार्मूला 180 माइनस 5। वाई एंगल 60 क्वेश्चन में गिवन है ना, इसलिए हमने 60 डिग्री यूज की है। ये आप क्वेश्चन देखिए ना, कहाँ पे 60 डिग्री यूज, हाँ यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा है वो
फाइव की इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमने थीटा निकालना है तो 180 में से माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में प्लस करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन भी आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये शॉर्टकट है याद रखने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, टू ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, कॉलेज हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे ही, ऑल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऑल, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, और एस का मतलब क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप देख सकते हैं कि वाई वाला क्या हमारा पॉजिटिव है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को, और एक्स हमारा नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे टी है, टी का मतलब क्या होता है, टेन। तो यहाँ पे हमारे पास टेन जो होता है वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो टेन पॉजिटिव तो कब होगा, जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, तब हमारे पास टेन पॉजिटिव हो सकता है। अगर दोनों में से एक भी पॉजिटिव है तो फिर टेन पॉजिटिव नहीं हो सकता। और सी का मतलब क्या होता है, कॉज। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक्स हमारे पास पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है, तो पेपर में आपको फौरन आप गलती नहीं करेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अगर लिखा गया तो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब आल है, तो एस का मतलब साइन है। ये सारे डिनोट करती हैं पॉजिटिव। ठीक है, ए सी टी सी ये किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं कि कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो ये भी चीज आपने याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये भी है, ये कॉलेज के बाद क्या, स्कूल के बाद क्या आता है, कॉलेज ही आता है। तो इस तरह ये आसान तरीका है याद रखने का। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये आपने फार्मूलाज आप देख लेने हैं कि दो वेक्टर्स एडिशन आपने ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करें तो वो हमारे पास आ जाता है। y component of a vector is 3 का square root times of x component angle which vector makes with x। तो y component of a vector, जो हमारे पास y component of vector वो क्या है, इस 3 square root times of its x component, कि यानी कि ये हमारे पास f sin थीटा है और ये हमारे पास f cos थीटा है। ये हमारे पास y कंपोनेंट है और ये हमारे पास x कंपोनेंट है। तो जो y कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट का कितने टाइम्स है, 3 का स्क्वायर रूट टाइम्स है। ठीक है, एंगल विद विच विद वेक्टर मेक्स विद x एक्सेस, तो हमने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो एफ एफ से कट जाता है और साइन को कॉस पे डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाता है, टेन थीटा, और पीछे क्या बचता है, 3 का स्क्वायर रूट। तो टेन 3 का स्क्वायर किस एंगल पे देता है, 60 डिग्री पे। तो यानी कि और आप तो ये आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि जो y कंपोनेंट है किस एंगल पे वो x कंपोनेंट का 3 का स्क्वायर रूट टाइम ज्यादा होगा, तो 60 डिग्री पे ज्यादा होगा। तो ऑलवेज आपने एमसीक्यू को याद रखना है कि 60 डिग्री पे जो y कंपोनेंट वो कितने टाइम ज्यादा होता है, 3 का स्क्वायर रूट टाइम्स ज्यादा होता है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 7i प्लस 3j अलॉन्ग z एक्सेस, तो यहाँ पे तो z एक्सेस है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एफ एक्स हमारे पास 20 न्यूटन और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल देन एफ, तो सिंपल आपने क्या ये फार्मूला लगा देना है और वैल्यूज को पुट कर देना है। ये मैं पहले फर्स्ट मीटिंग में बता चुका हूँ कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट किस एंगल पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे, क्योंकि डॉट में क्या होता है, कॉस थीटा, और क्रॉस में होता है साइन थीटा। तो कॉस और साइन 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं।
तो जब कॉज साइन 45 पे इक्वल होंगे तो फिर इसका मतलब है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी 45 डिग्री पे इक्वल होंगे। इफ आर एक्स इज नेगेटिव और आर वाई क्या है पॉजिटिव, तो आपने वही फॉर्मूला लगाना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हमारे पास ये जो वाई है यानी कि साइन थीटा, ये सेकंड में पॉजिटिव है, और ये जो है सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या आता है 180 माइनस 5। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो ये आपने एक्सप्रेशन याद रखने हैं कि आई जे के किसके इक्वल होता है, के जे क्रॉस के आई के होता है, और इनका रिवर्स आर्डर ये आपको याद रखने हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये अपने वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो उसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो ये इसके एग्जांपल है टॉर्क और फोर्स की। जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ये चीजें आपने रिवाइज कर लेनी है। तो जो डॉट प्रोडक्ट वो कम्यू जी हेलो, कुछ पूछना है? क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं आप, ये सारी आसान सी चीजें हैं। अब हमने मालूम करना है दो वेक्टर्स के मान एंगल है, एक हमारे पास ये वेक्टर और एक हमारे पास ये वेक्टर है। तो सिंपल आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2। फिर -3 को जे से 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो 2 -3 +1। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है 0। तो आपने उन चक्रों में वो छोड़ दें कि जी cos थीटा ए वेक्टर ए डॉट बी फिर उसकी मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट अगर वो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर नहीं आता फिर उसके हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। ये दूसरा शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ। पहला शॉर्टकट क्या था कि आप वेक्टर देखिए और उसमें से कोई चीज कॉमन है तो वो पहला वेक्टर बन जाता है, अगर बन जाता है वो फिर पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज कॉमन आती नहीं है, तो जब कॉमन नहीं आएगी फिर आपने क्या करना है, उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है स्केलर्स में या वेक्टर्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थोगोनल का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। सेम वही कि आप इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो फिर हमारा 90 डिग्री होगा। अगर 90 अगर वो मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 नहीं आता तो वो फिर आपने उसी मेथड से करना है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी की मैग्नीट्यूड, फिर आप उसी मेथड से करेंगे। दो शॉर्टकट आपको बताया ना कि सबसे पहले आपने देखना है कि कॉमन आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर दूसरा मेथड आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तीसरा मेथड फिर आ जाके वही बचता है वो थीटा वाला कि डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये जो मोमेंट ऑफ आर्म है ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो पॉजिटिव होता है अगर टॉर्क पॉजिटिव होता है ना उसका क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज स्टार को हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये आपने
वैसे क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, जो क्लॉकवाइज टार्क है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो फिर साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो टार्क भी क्या होगा, जीरो होगा। If a body is rotating with uniform angular velocity, then torque acting on the body is zero. क्योंकि आप देखिए बॉडी इज रोटेटिंग में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तब टार्क हमारा क्या होता है, वो जीरो होता है। टार्क का फार्मूला क्या होता है, आई अल्फा होता है। आपने एंगुलर की पढ़ा होगा, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हमारे पास मोमेंट आर्म होता है और अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो है। जब जीरो को आप आई से मल्टीप्लाई करें तो टार्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। The resultant of two equal forces is double, then either of forces एंगल बिटवीन देम। तो यानी कि अगर आप एक वेक्टर जी और एक वेक्टर जी है, आप इन दोनों को ऐड करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट है वो डबल आता है, तो फिर उस पर एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीरो ही वो एंगल है जिस पे हमें रिजल्ट मैक्सिमम मिलता है। इसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या हो सकता है, टू ही हो सकता है, थ्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि एफ और एफ है, उसका मैक्सिमम रिजल्ट टू एफ आ सकता है। और वो किस पे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, हमारा जीरो पे आएगा। अगर मिनिमम रिजल्ट पूछता तो वो फिर हमारा होना था 180 पे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज 4। कि वो बता रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 4 है, तो हमने एंगल यहाँ पे बताना है। तो ये वही फार्मूला लगेगा कोस थीटा वाला यहाँ पे, कि उसने बता दिया है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास 4 आता है। तो ये आपने उस मेथड से आपने सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन उसने आसान रखी हैं, उसने कैलकुलेशन मुश्किल नहीं रखी, क्योंकि जब उससे पता है कि जब हमने कोस थीटा वाले फार्मूले से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारे लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा अगर लंबी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो इसलिए उसने कैलकुलेशंस को क्या किया, आसान रखा है। इफ ये एक वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो थीटा कितना होगा हमारे पास। अगर आप इसमें से कॉमन लेने से ये क्या वेक्टर बन जाता है, नहीं बनता। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो फिर माइनस कॉमन लेने से फिर ये वेक्टर बन जाना था, तो फिर हमने बताना था ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, लेकिन अब ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कॉमन लेने से ये जो बन जाता है। तो फिर थीटा वही फार्मूला है कॉज इनवर्स। ये लंबा चौड़ा मेथड है, ये पेपर में हमसे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने वही मेथड है कि इन दोनों का पहले आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर आप इन दोनों की क्या करना है, मैग्नीट्यूड को वो मल्टीप्लाई, पहले इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह क्या है, जो आंसर है वो पेपर में आने में बहुत ही कम चांसेस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 3 स्क्वायर रूट टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन दम। ये हम पीछे कर चुके हैं, वहां पर पीछे था आई थिंक वो डिग्री में था, तो यहाँ पे उसने रेडियन में पूछ लिया है कि यही ए बी से कट जाता है, तो साइन इनवर्स थीटा और कॉस थीटा आ जाता है। तो टेन थीटा जो आता है वो 3 का स्क्वायर रूट पे आई थिंक 60 डिग्री होता है। तो टेन 60 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई/3 के। ये हमारे पास 60 डिग्री है ना, तो इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पाई बाय 180 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन डिफरेंट अंदाज में पूछे जा सकती हैं। वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता था, यहाँ पे जो हमने पीछे एमसीक्यू की है, लेकिन अब उसने वो रेडियन में पूछ लिया है।
तो रेडियन में फिर पाई/3 आंसर आता है। ये भी आपने याद करना है कि जो सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म रॉड है, उसका जो सेंटर ऑफ मास वो सेंटर में होगा, रिंग का भी सेंटर में होता है, क्यूबिकल बॉक्स का वो वो भी है, आप कह लें सेंटर में होता है, क्योंकि जहाँ पर सारे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंटर पे ही करती हैं। स्क्वायर का भी सेंटर में ही होता है। जो एंगल का ऐसा यूनिट वो रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता। ठीक है, तो ये वो पेपर में खुद ही स्पेसिफाई कर देगा कि डिग्री में आंसर बताएं या रेडियन में। तो वैसे जो है ऐसा यूनिट है जो एंगल का वो रेडियन ही होता है। कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर हमने रेडियन यूज करना है, यहाँ पर हमने थीटा यूज करना है। तो ये वो आपको खुद स्पेसिफाई कर देगा कि आपने आंसर रेडियन में बताया या डिग्रीज में बताया। जैसे पीछे हमसे क्यों आया था ये वाला जो अभी हमने किया है, वहां पे उसने जो 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 चारों ऑप्शन दिए थे उसने डिग्री में दिए थे, फिर हमें पता चल गया कि हमने एंगल का आंसर डिग्री में लाना है। अब यहाँ पे उसने रेडियन में दे दिया तो फिर हमें यहाँ पर आंसर रेडियन में लाना पड़ेगा। तो यानी कि इसकी कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, लेकिन वो स्पेसिफाई करेगा, फिर हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जिस पे बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है। और ये वो पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, या बॉडी है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको नीचे खींचना है। ठीक है, अब ज़ाहिर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी सेंट्रल फोर्स होती है। जिस तरह आपने पढ़ा था जो कोलम फोर्स होते हैं वो भी सेंट्रल फोर्स होती है। सेंटर फोर्स क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे लगती है। तो इस बॉडी के वो पॉइंट जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो उसका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैक्सिमम बॉडीज का अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ही में हो। जैसे अभी हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें कि वैसे अमूमी तौर पे क्या होता है, सेंटर पे ही होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, बाकी इससे पे एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या होती है, ये सेंट्रल फोर्स है। इस वजह से बॉडी सेंटर फोर्स का मतलब क्या है कि आप वहां पे फोर्स लगाए तो बॉडी क्या करे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करे, उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास अगर हमने कहा, अब जो सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है ना, जो ये हमने यूज किया रोटेशन, जो रोटेटरी मोशन होती है ना, ये वेरी कम्प्लेक्स मोशन होती है। अब अगर हमने ये कंसेप्ट हम यूज ना करते, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है, तो फिर जो रोटेटरी मोशन थी इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हम क्या करते हैं, रोटेटरी मोशन में फिर हमने कंसेप्ट यूज किया सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होती है वो वर्टिकली, यानी कि वो कह सकती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है सेंटर ऑफ मास की। तो हम फिर क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास को अप्लाई करके फिर हम रोटेशन वाले जब हम दुनिया में जाते हैं फिर हम उस कैलकुलेशंस को क्या करती हैं, आसान कर लेती हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए या इंटर में पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्यों यूज किया गया है, तो आपने आंसर देना है कि जो रोटेटरी मोशन होती है वो बहुत ही कम्प्लेक्स मोशन है। तो वहां पर उसको आसान करने के लिए हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज किया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, इसलिए हमने ये कंसेप्ट को यूज किया है। तो आप 5 मिनट रह गए हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें या फिर मैं आगे पढ़ा दूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब आप बॉडी को छेड़ें वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेबल। अगर आप बॉडी को छेड़ें लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तब हम उसको कहते हैं अनस्टेबल। और अगर आप बॉडी को छेड़ें ना ही वो अपनी ओरिजिनल पे आए ना ही वो ओरिजिनल वो आगे जाए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बट आपने याद रखनी है पेपर के लिहाज से कि स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है, और न्यूट्रल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यही बात है जब जो भी वो होते हैं करतब दिखाने वाले एथलीट्स होते हैं, वो जब आप वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सारा वो खेल खेलते हैं कि वो अपनी बॉडी किस तरह वो पोजीशन को चेंज करती हैं ताकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मिनिमम पोजीशन पर रहे, ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो उनकी रहे। इस तरह जो बंदा है वो
रस्सी पे चल सकता है, क्योंकि जब वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम पोजीशन पे रखता है, लो रखता है, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी ये होती है कि जब आप फोर्स लगाएं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी पे एक ये पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ और एक ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, कि यानी जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही रहे, ज्यादा या कम डिस्टेंस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अगर फोर्स लगाने से ये बॉडी कंप्रेस हो जाए, तो जब कंप्रेस होगी तो ज़ाहिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जब डिस्टेंस कम होगा तो फिर हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? चैट में बता रहे क्लियर हुआ ये आंसर? रिजिड बॉडी वो होती है जिसपे आप फोर्स लगाने से उसकी लेंथ वगैरह चेंज ना हो, हार्ड बॉडी। 3 मिनट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। ये आपको बात याद है नहीं कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यही वजह है कि जो रस्सी पर जब चलते हैं तो वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखता है, ताकि वो रस्सी पे उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, तो वो फिर रस्सी से गिरे ना। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो, क्योंकि आप जानती हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पर नहीं रहता, ये शेप मूव करता रहता है, तो जब मूव करेगा तो अगर इस मैक्सिमम पोजीशन पर चला गया तो फिर आपको स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फिर आप गिर जाओगे। इक्विलिब्रियम क्या होती है? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होती है और रोटेशनल होती है। ट्रांसलेशन में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, और रोटेशन होती है सम ऑफ टॉर्क शुड बी जीरो। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम दो टाइप्स की होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पे होती है, और डायनामिक में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेज है एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने का मतलब है उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्सेज का वो जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो होता है तभी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है या वो बॉडी रेस्ट पे होती है। तो इसके यानी दो वे आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी क्या होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी किस में होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, जीरो होगी, तब इक्विलिब्रियम होगी, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और स्टैटिक में इक्विलिब्रियम वही, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि इसका टॉपिक खत्म करने। जो भी फिर आप ये फाइल आपने पढ़ लेनी है, जो भी फिर आपके क्वेश्चंस हों वो आपने मेरे से ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया, तो अल्लाह हाफिज़।